हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो कल का जो हम लोगों ने लेक्चर देखा था उसमें आपने पार्ट 2 देखा था, जिसमें हम लोगों ने समुद्री मार्गों की बात की थी। और यहाँ से देखिए जो प्रश्न है ये आपका राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा यूपीएचईएससी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, और साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी में, जीआईसी में और एलटी में। यहाँ तक कि आप इस चैप्टर से, ये चैप्टर आपका है एनसीईआरटी का, 12th क्लास की एनसीईआरटी है, मानव भूगोल का मूल सिद्धांत। ठीक, मानव भूगोल का मूल सिद्धांत इसका नाम है किताब का। और ये चैप्टर नंबर 8 है जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, और भी जैसे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का भी लगभग 11 लेक्चर कराए गए हैं। तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ एनसीईआरटी का हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, उसको आप देख लीजिए, उसमें सारे वीडियोज़ हैं। ठीक, और यहाँ से गारंटी के साथ जो आप देखेंगे कि 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। पीजीटी 2021 में यदि आप यहाँ से उठा के देखेंगे तो यहाँ से लगभग 3 प्रश्न यहाँ से पूछे गए। अभी आपको ये पाइपलाइन वाला जो चैप्टर इसमें चलेगा, तो पाइपलाइन में यहाँ से पूछा गया था बिग इंच पाइपलाइन। ठीक, और आपका यहीं से जो पूछा गया था, एक तो जो जल मार्गों के बारे में एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, और व्यस्ततम जल मार्ग के बारे में यहाँ से पूछा गया था। ठीक, और ये यूजीसी नेट का भी प्रश्न था। तो इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिए। और ये हम लोग मूल एनसीईआरटी से अभी देख रहे हैं। आगे हमने जैसा आपको बताया कि आपको इसमें 60 नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, तो समुद्री मार्गों के बारे में आप जान लिए पूरा। अब आप जानिए कि आंतरिक जलमार्ग क्या होते हैं। ये जैसे नदी है, ठीक, नदियों में जो परिवहन होता है, नहरें हैं, झीलें हैं, तटीय क्षेत्र हैं, तो प्राचीन समय से ही ये महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। तीन सभी को जो है आंतरिक जलमार्गों के अंतर्गत शामिल करते हैं हम लोग। तो नार्वे तथा स्टीमर यात्रियों तथा माल वाहन हेतु परिवहन के साधन के लिए के रूप में उपयोग किए जाते रहे हैं। कौन कौन से नावें, और ये नार्वे नहीं बल्कि नावें और स्टीमर, जो बोट वगैरह आप जानते हैं। ठीक, आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि आंतरिक जलमार्ग का विकास वहीं पे ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप हो पाएगा जहाँ पे नहरों या जो नौगम्य जैसे नहरें हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं, तो यहाँ पे पर्याप्त चौड़ाई हो, गहराई हो, जल का प्रवाह पर्याप्त बना रहता हो हमेशा। ठीक, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इन क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में क्या है कि मात्र नदियाँ ही परिवहन की साधन होती हैं। जैसे अत्यधिक भारी वस्तुएं, कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, इमारती लकड़ी हो गया, धात्विक अयस्क इत्यादि को आंतरिक जल मार्गों के द्वारा इसका यातायात किया जाता है, यानी व्यापार किया जाता है। प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग ही प्रयुक्त हुआ करते थे, ये आप जानते हैं, क्योंकि उस समय जो सड़कों में जैसे गिट्टी या डामर वगैरह का यूज किया जाता है, तो उस समय इतना ज़्यादा इनकी खोज नहीं हुई थी। मैक्सिमम जो आप जानते होंगे, जो हॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ हैं, जो जितनी भी मूवियाँ हैं मैक्सिमम जो ओल्ड वाली हैं, जैसे कैरेबियन जो लुटेरे वगैरह का है, तो उसको आप देखेंगे तो इससे आपको एक सीख मिलेगी उन मूवीज़ में। ठीक, कि उसमें किस तरह से परिवहन जो प्राचीन काल में किया जाता था, कहाँ कहाँ पे अलग अलग द्वीपों की खोज कैसे की जाती थी। ठीक, कैरेबियन पायरेट्स करके उसकी अलग अलग सीरीज़ भी आती है, या पायरेट ऑफ कैरेबियन सी। ठीक, तो उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी जब आप उस मूवी को देखेंगे। ये हॉलीवुड की मूवी है, आपको ईजिली यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएंगी। तो जैसा कि भारत के संदर्भ में, परंतु वर्तमान समय में रेल मार्गों के साथ प्रतिद्वंदिता के कारण तथा सिंचाई इत्यादि कार्यों में जल के उपयोग से जल की पर्याप्त मात्रा के सुलभ न होने पाने के कारण, अत्यधिक खराब या रखरखाव के कारण जो है नदी मार्ग में होने वाला जल परिवहन अपनी महत्ता को खो चुका है। अब चूँकि जैसे रेल परिवहन से क्या होता है, अब जल परिवहन आपको बहुत ज़्यादा दूरी तक परिवहन करना हुआ, जैसे एक देश से दूसरे देश में, तो जल परिवहन उपयोग होता है। लेकिन अब मान लीजिए कि जो आंतरिक जल परिवहन है ये उतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सड़क मार्ग से हम कोई सामान ले जा रहे हैं, ट्रक वगैरह से जा रहा है, तो आसानी से पहुंच जा रहा है। रेलवे इसकी प्रतिद्वंदिता और दिखाती है नहीं, रेलवे में इसका कंपटीशन होता है, तो रेलवे ने क्या किया कि इसकी जो प्रासंगिकता थी उसको और ज़्यादा इसने कम किया है।
ठीक। जैसे मान लीजिए 500 किलोमीटर की दूरी में आपको सामान पहुंचाना है कोई यहाँ से यहाँ तक, तो जब आप जल परिवहन का उपयोग करेंगे तो ये इतना जल्दी तो ले नहीं जा पाएगा, लेकिन उसकी अपेक्षा आपका रेलवे बहुत तेज़ ले जाएगी। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है इसके महत्व को कम कर दी हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग ये फिगर से आप समझ सकते हैं किस तरह से जल परिवहन का विकास किया गया। अभी आप 80 घाट पे जाएंगे तो इस तरह की जो बोट हैं, यहाँ पे जो बोट दिखाई गई है, ऐसी बोटें वहाँ पे आप देखेंगे स्वचालित बोटें हैं। ठीक, आंतरिक जल मार्गों के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन व्यापार के क्षेत्र में सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। स्वाभाविक बाध्यता के होते हुए भी अधिकांश नदियों में क्या है कि यहाँ पे नदी तल को गहरा करने और नदी तल को स्थिर करने तथा बांध बनाकर जल प्रवाह को क्या किया जाता है, नियंत्रित करके नदियों की नौगम्यता को बढ़ाया गया है। इसमें देखिए कुछ नदी मार्ग जो दिए गए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें आपका जैसे राइन नदी का जो मार्ग है यानी राइन जल मार्ग, इसकी हम लोग बात करें तो राइन नदी आपका जर्मनी और नीदरलैंड से होकर ये प्रवाहित होती है राइन, और ये नीदरलैंड में यहाँ पे आपका रोटरडम में अपने मुहाने के पास ये स्विट्ज़रलैंड में बेसल तक ये लगभग 700 किलोमीटर लंबाई में ये क्या है नौकायन है, यानी कि यहाँ पे नाव चलाने योग्य ये नदी है। तो यहाँ से फिर समझिए जो राइन नदी है जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है यानी बहती है। नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर यानी कि नीदरलैंड में जो इसका मुहाना जहाँ पे समुद्र में मिलती है उसके मुहाने से लेकर स्विट्ज़रलैंड में बेसल तक या 700 किलोमीटर की लंबाई में ये क्या है नौका गम्य है। ठीक, तो यहाँ पे जो राइन नदी है ये आपका जर्मनी और नीदरलैंड से होके प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर यानी नीदरलैंड में ये आपका यहाँ पे अपना मुहाना बनाती है, वहाँ से लेकर स्विट्ज़रलैंड में बेसल तक 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन योग्य है। सामुद्रिक पोत कोलोन, देखिए कोलोन जो बंदरगाह है, तो समुद्री पोत कोलोन तक पहुंच सकते हैं किसके थ्रू, राइन के थ्रू। रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। ठीक, यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती है तथा संपूर्ण नदी बेसिन जो है विनिर्माण के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए राइन नदी का फिगर भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और ये चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। ये राइन जलमार्ग है, नदी की लंबाई चौड़ाई आप इसे देख सकते हैं, और ये जहाज़ें चलाई जा रही हैं जो व्यापारिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से ये कितनी लंबाई चौड़ाई इसकी है और यहाँ पे परिवहन कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए कहाँ कहाँ से ये चल के जो राइन जलमार्ग है वो कहाँ कहाँ से होके जाता है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या है उत्तरी सागर है, और यहाँ पे बंदरगाह आपका रोटरडम हो गया। और नीदरलैंड देखिए, नीदरलैंड का कौन सा है रोटरडम बंदरगाह, राइन नदी आपका यही आ रही है। ठीक, और इधर आपका ये आपका जर्मनी हो गया, ये कोलोन बंदरगाह आपका है। ठीक, फ्रैंकफर्ट, और यहाँ से आपका राइन नदी ये बेसल में स्विट्ज़रलैंड तक जाती है। कहाँ तक, ये 700 किलोमीटर नौका गम्य है, ये आपको पहले ही बताया गया है यहाँ पे कि 700 किलोमीटर ये आपका क्या है नौका गम्य है। ठीक, ये कोलोन बंदरगाह हो गया, ये काप्लेज है, फ्रैंकफर्ट, मेंच, मैनहाइम, स्ट्रासबर्ग, स्टुटगार्ट। ये नेकर नदी भी क्या करती है इसमें आके मिल जाती है। ठीक, और यहाँ से देखिए इधर आपका लग्जमबर्ग, मोसिल नदी भी आपका राइन नदी में मिलती है। क्लियर हुआ। और यहाँ पे आपका पठार है, द लांसिंग पठार है, और ये आपका फ्रांस हो गया यानी फ्रांस है ये आपका देखिए जूरा पर्वत है, और ये आपका जर्मनी हो गया, ये आपका बेल्जियम है। ठीक, ये आपका उत्तरी सागर हो गया, यहाँ पे आपका नीदरलैंड है। तो ये सब यहाँ पे लिखा गया है। बस आपको ये समझना है कि ये जो राइन नदी है कहाँ से कहाँ तक जाती है। ये देखिए आपका उत्तरी सागर से ये स्विट्ज़रलैंड में बेसल तक ये आपका प्रवाहित होती है यहाँ पे, और अलग अलग कहाँ पे कौन से बंदरगाह हैं ये भी आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक, विनिर्माण की दृष्टि से यहाँ पे देखिए
जो चीज़ें यहाँ हमने बताया कि रूर नदी क्या करती है, पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। इस प्रदेश में डसलडॉर्फ राइन नदी पर स्थित पत्तन है। डसलडॉर्फ ऊपर है। रूर नदी के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा लगभग 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं और सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पे यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए आपका ये उत्तरी सागर में जब यहाँ से आपका पहुँचेगा तो उत्तरी सागर कहाँ पे आपका रहेगा, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक में ही आता है। ठीक, यहाँ से आप क्या करते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पहुँच जाते हैं। और जो विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक वाला, ठीक, तो वो यहाँ से राइन नदी क्या करती है, इसको वहाँ से मिला देती है। तो इसलिए इसका महत्व, जो राइन नदी का महत्व है, ये और हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देते हैं डेन्यूब जो जलमार्ग है इसका। तो डेन्यूब ये क्या है, ये महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग। अब देखिए जो राइन नदी से आपका एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग अगर व्यस्ततम पूछेगा तो आप आंख मूंद के क्या लगाएंगे, राइन नदी। और सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग पूछेगा, ठीक, तो आपका कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक वाला। क्लियर हुआ। चलिए, यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है डेन्यूब नदी, यानी आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग में अपनी सेवाएं ये प्रदान करता है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों में बहती हुई, लगभग 7 से अधिक देशों में बहती है, पूर्व की ओर बहती हुई। ये टाराना सेवेरिन तक नौकायन है। कहाँ तक, ये टाराना सेवेरिन तक नौकायन। मुख्य निर्यात किए जाने वाले पदार्थ इसमें है गेहूँ, मक्का, इमारती लकड़ी और मशीनरी। अब देखिए इस टॉपिक से आपका महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है, एक महत्वपूर्ण ये है कि पूछा गया प्रश्न, ब्लैक फॉरेस्ट से कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी बहेगी, डेन्यूब नदी। ठीक, कहाँ तक नौकागम्य है, टाराना सेवेरिन तक ये नौकागम्य है। अगला देखिए बोल्गा नदी। तो रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं, जिनमें बोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह 11,200 किलोमीटर तक नौकागम्य की सुविधा प्रदान करती है तथा कैस्पियन सागर में ये मिल जाती है। ठीक, बोल्गा और डान जो नदियां हैं ये कहाँ पे मिलती हैं, कैस्पियन सागर में गिरती हैं। बोल्गा जो है बोल्गा मास्को नहर इसको मास्को प्रदेश से तथा बोल्गा डान नहर काला सागर से जोड़ती है। ठीक, बोल्गा मास्को नहर मास्को प्रदेश से जोड़ती है और बोल्गा डान नहर ये आपका काला सागर से इसको जोड़ती है। इसके बाद देखिए जो बृहत झीलें हैं, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, जो सेंट लॉरेंस नदी है उसकी मार्ग की बात की जा रही है। उत्तरी अमेरिका में बृहत झीलें सुपीरियर है, ह्यूरन है, इरी है, ओंटारियो है, ठीक, सू नहर है तथा बैलेंड नहर के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। तो इसका जो है आपका सुपह्यू ट्रिक है, सुपह्यू यानी कि सुपीरियर और ह्यूरन जो झीलें हैं ये आपका सू नहर से जुड़ी हैं। ठीक, तो बैलेंड नहर है तथा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुअरी बृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पत्तन कौन से हैं, डुलूथ हैं, बुफेलो हैं और ये सभी आधुनिक समुद्री पत्तन की सुविधाओं से युक्त हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो जलमार्ग है इसमें पत्तन कौन कौन से हैं, डुलूथ और बफेलो है। इस प्रकार विशाल समुद्री जलयान महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक नौकायन करते हैं, परंतु नदियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे प्रपातों के कारण सामानों को छोटे छोटे मालवाहक पोतलों पर लादना पड़ता है। इससे बचने के लिए नहरों को 3.5 मीटर तक गहरा भी बनाया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए मिसिसिपी जलमार्ग है। तो मिसिसिपी नदी जो है इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी तक जोड़ता है। लंबे स्ट्रीमर
इस मार्ग के लिए मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। तो मिनियापोलिस तक इस मार्ग से जो है जाया जा सकता है। किससे? मिसिसिपी, मिसौरी, ये आपका यूएसए की सबसे बड़ी नदी में से एक है। क्लियर हुआ? अब देखिए वायु परिवहन की बात कर लें तो वायु परिवहन ये परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है। सस्ता तो नहीं है, सबसे सस्ता क्या है? जल परिवहन है, लेकिन सबसे तीव्रतम कौन सा है? वायु परिवहन है, लेकिन ये महंगा है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री को वरीयता देते हैं। यात्री क्या करते हैं? इसे वरीयता देते हैं लंबी दूरी की यात्रा के लिए। इसके द्वारा जो मूल्यवान चीज़ें, ठीक, जिसकी कीमत ज़्यादा रहती है, तो मूल्यवान चीज़ों को जो भार में कम हो उसको जो है ये भेजने का काम इसके द्वारा किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दिया है कि कई बार अगम्य क्षेत्रों तक पहुँचने तक यही साधन भी उपयोग होता है। अगम्य क्षेत्रों की यहाँ पे बात की गई है। तो अगम्य का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको झारखंड के किसी क्षेत्र में जाना हुआ, छत्तीसगढ़ में या उत्तराखंड या हिमाचल, तो यहाँ के लिए आपको, या मान लीजिए कि आपको लेह लद्दाख में जो तैनात अपने सैनिक हैं उनके लिए भोजन पहुँचाना हुआ, तो इन सब के लिए क्या किया जाता है? वायुयानों का उपयोग किया जाता है। ठीक, वायु परिवहन में संपर्क क्रांति ला दी। वायु परिवहन ने संपर्क क्रांति ला दी है। पर्वतों, हिम क्षेत्रों अथवा विषम मरुस्थलीय भूभागों पर विजय प्राप्त कर ली गई है। गम्यता में इससे वृद्धि हो। वायुयान जमी हुई भूमि के अवरोध से प्रभावित हुए बिना उत्तरी कनाडा के एस्किमो के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं लाते हैं। ठीक, तो वही जो मैंने आपसे बताया कि कहाँ कहाँ पे ये आ जा सकते हैं। ठीक, हिमालयी प्रदेशों में भूस्खलन, एवलांस और भारी हिमपात के कारण प्रायः मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी स्थान पर पहुंचने के लिए वायु यात्रा ही एकमात्र विकल्प है। वायु मार्गों का अत्यधिक सामरिक महत्व भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटिश सेनाओं द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले इस तथ्य के साक्षी हैं। वायु मार्गों का तंत्र तेजी से फैल रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिखाया गया है पत्तन कौन सा है? ये साल्सबर्ग हवाई पत्तन पर एक वायुयान खड़ा है, इसको दिखाया गया है। वायुयानों के निर्माण और उनकी कार्यप्रणाली अत्यंत विकसित और स्थापनात्मक सुविधाओं जैसे विमानशाला, भूमि पर उतारने, ईंधन, रखरखाव आदि की सुविधाओं की इसमें आवश्यकता होती है। ये वर्ल्ड लेवल पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक, इंडिया में जब आप देखेंगे तो इंडिया में अलग अलग कहाँ कहाँ पे इसको बनाए जाते हैं, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक, उसकी बात हम लोग अलग करेंगे ही। तो इसको अलग अलग, जैसे भारत में जो AHAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी, इसी के द्वारा जो है निर्माण किया जाता है। तो इसके अलग अलग फॉर्म बनाए गए हैं। लखनऊ में अलग है, नागपुर और आपका उड़ीसा कोरापुट में अलग चीज़ें बनती हैं। सब कुछ असेंबलिंग जो होता है ये आपका लखनऊ में आके इसे असेंबल किया जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग इंडिया वाले वीडियो में देखेंगे। भारत के भूगोल में हवाई पत्तनों का निर्माण भी अत्यधिक खर्चीला होता है। उन्हीं देशों में जहाँ अत्यधिक औद्योगिकरण एवं अधिक संख्या में यातायात उपलब्ध है, ये क्या किया गया? विकसित किया गया। अभी भारत में भी काफ़ी हो गए हैं ये। वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं, ये भी याद रखिएगा। ठीक, ये आपका पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विश्व में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो 35 घंटे से अधिक दूरी पर हो। यह चौंकाने वाला तथ्य उन लोगों के कारण संभव हुआ जो वायुयान बनाते और उड़ाते हैं। वर्षों और महीनों के स्थान पर वायुयान के द्वारा की गई यात्रा को अब घंटों और मिनटों में मापा जा सकता है। विश्व के अनेक भागों में नित्य वायु सीमाएँ उपलब्ध हैं। यद्यपि ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का प्रयोग अनुकरणीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य रूप से युद्धोत्तर स्तर पर यानी युद्ध स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया और इसने आज 2050 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनों के लिए इन्हें लाइसेंस यानी कि वाणिज्यिक एयरलाइंस यहाँ पे नियमित सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में हुए विकास वायु परिवहन के भविष्य के मार्ग को बदल सकते हैं। सुपरसोनिक वायुयान लंदन न्यूयॉर्क के बीच की दूरी को 3.5 घंटों में तय कर लेते हैं। अभी देखिए आपका वायुयानों में अलग अलग प्रकार भी आ गए हैं, सुपरसोनिक भी आ गया है। ठीक, उसके बाद देखिए आपका ये है अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग। वायुमार्ग के प्रकारों में से आपका अंतर महाद्वीपीय है। इसमें क्या है? उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायुमार्गों की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया में वायुमार्गों का सघन जाल पाया जाता है। ठीक, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है।
विश्व के कुल वायुमार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। ठीक, यानी विश्व के कुल वायुमार्गों का 60% भाग पर अकेले यूएसए ही अपना वायुयान उड़ाता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, शिकागो, ये क्या हैं? ये नोडीय पॉइंट हैं, नोडीय बिंदु हैं जहां अभिसारित होते हैं अथवा सभी महाद्वीपों की ओर से ये विकृत किए जाते हैं। यानी कि आप याद रखिएगा नोड पॉइंट कौन कौन से हैं? न्यूयॉर्क है, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो। ठीक, अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव यहाँ पे है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये विरल जनसंख्या इसकी पाई जाती है। सीमित स्थलखंड भी हैं और आर्थिक विकास के कारण यहाँ पे क्या है? सीमित वायु सेवाएं भी उपलब्ध हैं। तो ये हो गया वायुयान के बारे में। अब आ जाइए पाइपलाइन, यहाँ से आपका प्रश्न आता है। ठीक, पाइपलाइन की हम लोग बात करें तो इसमें पाइपलाइन में देखिए आपका जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल या गैसीय पदार्थों का ये क्या करता है? परिवहन इसके द्वारा होता है पाइपलाइनों से। किससे होता है? पाइपलाइनों से। ये अलग अलग हम लोग इसमें देखें। पाइपलाइन से देखिए ढेर सारी चीज़ें, गैसों का भी परिवहन होता है। HBJ जो पाइपलाइन है, हजारीबाग बीजापुर जो, ठीक, जगदीशपुर जो भारत की पाइपलाइन है गैस परिवहन के लिए बनाई गई है। इसी तरह से विश्व में भी अलग अलग पाइपलाइनें हैं जिससे क्या होता है? जल का हो गया या पेट्रोलियम का या प्राकृतिक गैस का, ठीक, परिवहन इससे होता है। पाइपलाइनों द्वारा जल की आपूर्ति में से सभी परिचित हैं। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस LPG की आपूर्ति पाइपलाइनों से की जाती है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। न्यूजीलैंड से फर्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों के द्वारा भेजा जाता है। अब देखिए न्यूजीलैंड में क्या होता है कि आपने अभी तक जल या पेट्रोल या प्राकृतिक गैस के बारे में सुना। अभी यहाँ पे क्या है कि न्यूजीलैंड में जो फार्म है, ठीक, वहाँ से क्या किया जाता है? फैक्ट्रियों तक जो दूध पहुँचाया जाता है पाइपलाइनों से भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। बिग इंच ऐसी ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। अब देखिए यही वाला प्रश्न आपका PGT में पूछा गया था। बिग इंच पाइपलाइन किस देश में है? तो आपका देखिए USA में है और ये मैक्सिको की खाड़ी से तेल जो है उत्तर पूर्वी राज्यों तक USA में ले जाती है। USA में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 70% भाग पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। तरल पदार्थों तथा गैसों जैसे जल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के अबाधित रूप से प्रवाह के लिए पाइपलाइनों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्करणशालाओं और पत्तनों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइनों को ईरान और चीन के कुछ भागों तक बढ़ा दिया गया। ठीक, प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी। ठीक, ये भविष्य की बात कर रहा है कि ईरान से होके भारत, यानी ईरान, पाकिस्तान, फिर आपका भारत, अंतर्राष्ट्रीय तेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में भी ये विश्व की सर्वाधिक लंबी पाइपलाइन होगी। तो इसके बाद हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे, तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो हवाई पत्तन है अलग अलग कहाँ कहाँ पे, ठीक, उसके बारे में एक थोड़ा सा आप आउटलाइन मैप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक, तो जैसे आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई, नई दिल्ली, अमृतसर और ढेर सारे हैं। ठीक, आपके बनारस से लेके इलाहाबाद, आपका हर जगह यानी लगभग बड़े शहरों में यहाँ पे हवाई अड्डे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे देखिए आपका दिल्ली, कोलकाता हो गया, चेन्नई, मुंबई और भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अदन है, जिद्दा है, तेहरान है, ताशकंद है, ओमस्क है। ठीक, यहीं आप उत्तरी अमेरिका में आ जाइए तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, ये देखिए अलग अलग महाद्वीप है। ये आपका काफ़ी लोग तो जान ही रहे हैं, उत्तरी हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे आपका यूराल पर्वत है जिसको इधर आपका एशिया हो जाता है ये पूरा, और ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका यूरोप हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के नाम से ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या इसी महाद्वीप को क्या बोलते हैं,
ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं। जैसे जो लोग मान लीजिए पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए ये दिक्कत ना हो। तो यहाँ से जो पॉइंट दिया गया ये सब क्या है, आपके हवाई पत्तन है, यानी कि एयरपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूक्रेन में प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है पाइपलाइन है। यूक्रेन अभी आपका रसिया और यूक्रेन में जो वार चल रहा है, ठीक, इस वजह से यूक्रेन काफ़ी चर्चा में भी है, तो ये आप इसके बारे में जानते भी हैं। और यहाँ पे देखिए संचार की बात की जा रही है, तो संचार आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम लोग संचार की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसको कंप्लीट देख ही लेते हैं कि लंबी दूरियों के संचार है तो मनुष्य अनेक विधियों का प्रयोग करता है, जिसमें टेलीग्राफ, टेलीफोन महत्वपूर्ण थे पहले। ठीक, टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। आरंभिक और मध्य 20वीं सदी के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पर क्या था, इनका एकाधिकार था। वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का एक क्या हुआ, क्रांतिक कारक भी बना। फर्मों में अपने कार्यों को नगर तक मुख्यालयों पर केंद्रित कर दिया और अपने शाखा कार्यालय छोटे नगरों में खोल दिए गए। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली एक सुविधा है या विद्या है। विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया सेल फोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्कों के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक, पहले क्या हुआ, सेल फोन के पहले जो होता था वो आपका जो यूज किया जाता था तो उसमें आप जानते हैं कि कहीं 3, 4, 5 किलोमीटर के रेंज में किसी एक के यहाँ जो है टेलीफोन ये होते थे। आज सबके हाथ में मोबाइल है। पहला प्रमुख पारवैधन ऑप्टिकल फाइबर तारों का प्रयोग किया गया। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने पूर्व विश्व में ऑप्टिक तारों का समाविष्ट करने के लिए तांबे की तारों वाली प्रणाली को उन्नत किया। इनमें आंकड़ों की विशाल मात्राओं की तीव्रता में त्रुटि होना संभव हुआ, यानी कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है उसकी बात हम लोग करते हैं पॉइंट में। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूरसंचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हुआ और एक समन्वित नेटवर्क बना, जिसे क्या बोला गया, इंटरनेट कहा गया। उपग्रहों के द्वारा भी जो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं, ठीक, तो ये उपग्रहों के द्वारा भी संचारित किए जाते हैं। आज इंटरनेट पृथ्वी का सबसे बड़ा विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों में लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है। ठीक, 1 अरब लोग बोल रहा है, तो ये अभी तो 1 अरब से ज़्यादा भी लोग इससे जुड़ चुके हैं। 1970 में, यानी 1970 से जब से संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीक में एक नवीन युग का आरंभ किया। पृथ्वी कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक परीक्षण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया है जिन्हें यथास्थान सत्यापित करना सीमित था। यानी कि उपग्रहों के या जो आपका यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह परीक्षण उसका किया गया, तो इसकी वजह से कोई भी चीज़ यहाँ से अछूती नहीं है। ये आप जानते हैं कि अमेरिका की जो सैटेलाइट चल रही है, 24 से अधिक सैटेलाइट इसकी अंतरिक्ष में है, जो पूरे पृथ्वी पर हमेशा नज़र बनाए हुए रखती हैं। रसिया की भी है, इंडिया की भी सैटेलाइट छोड़ी गई हैं। ठीक, तो इस तकनीक के प्रयोग के द्वारा क्या होता है कि दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाली इकाई मूल्य एवं समय में क्या होता है, इसमें वृद्धि को नियंत्रित कर लिया जाता है। जो पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगते थे उसको इसके द्वारा जो है समय को बांध दिया गया, यानी रोक दिया गया। 500 किलोमीटर की दूरी की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है संचार में लगने वाली जो लागत है या उपग्रहों के द्वारा लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तक ये संचार के बराबर होती हैं जो उपग्रह करते हैं, यानी जो सैटेलाइट से जो है कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक, तो भारत ने भी इस संदर्भ में काफ़ी कदम उठाए हैं और ये अभी देखिए आपका मंगल ग्रह पे भी लॉन्च किया जाने वाला दोबारा से एक बार मान लीजिए जो असफल हुआ था। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1979 को, ठीक, भास्कर फर्स्ट 1979 को तथा रोहिणी का प्रक्षेपण 1980 में हुआ। ठीक, ये उपग्रह है। और यहाँ से देखिए जो प्रश्न बनेगा, एक तो ये बनता है कि प्रथम उपग्रह कौन सा, तो ये आर्यभट्ट है। कब छोड़ा गया, 19 अप्रैल 1979 को, और इसी समय भास्कर प्रथम भी, उसके बाद रोहिणी था। 18 जून 81 में एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का परीक्षण एरियन रॉकेट के द्वारा हुआ। भास्कर चैलेंजर इनसेट 1B ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया। दूरदर्शन के माध्यम से जो मौसम की भविष्यवाणी की जाती है वो यही
के कारण हो पाती है। उसके बाद देखिए साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है कि साइबर स्पेस इंटरनेट जो है ये विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का एक संसार है। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट यानी www जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। सरल शब्दों में यह क्या है, भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचालन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं को भेजा जा सकता है और उसकी रिसीविंग भी की जा सकती है, और ये कोडिंग के यानी डेटा के थ्रू होता है। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में, जल में चलती नौका में या उड़ते जहाज़ में भी आपका साइबर स्पेस है, यानी जहाँ पे आपका इंटरनेट चल जाता है। जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ वो मानव इतिहास में बहुत ही अभूतपूर्व है। इंटरनेट प्रयोक्ता 1995 में 5 करोड़, 2000 में 40 और 2010 में 200 करोड़ लोग हुए। अभी वर्तमान में यदि देखा जाए तो कई अरब लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में वैश्विक प्रयोक्ताओं का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकासशील देशों में क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। यूएसए में जो यूजर थे उनका परसेंटेज जो है 1995 में 66% रह गया। अब विश्व के अधिकांश जो यूजर हैं वो यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत में हैं। कौन से यूजर, जो इंटरनेट करते हैं। जैसे कि करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा, ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। ई गवर्नेंस आपने सुना होगा, और इसी में ये सब आ जाएंगे। ठीक, टेलीविज़न, रेडियो, इन सब का जो है उपयोग इसके द्वारा किया ही जा रहा है। तो यानी कि अब देखिए यहाँ पे तकनीक के विकास भी हो रहा है तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर लगाए गए कई प्रतिबंध भी समाप्त हो रहे हैं। निजी व्यवसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान तथा संचार द्वारा इन सूचनाओं या उपग्रह चित्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्रों में, नगरीय नियोजन, प्रदूषण, वनोन्मूलन से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना, जैसे बाढ़ वगैरह कहीं आ जाती है तो इसके द्वारा इसको आसानी से उसका मैपिंग किया जा सकता है और उसकी पॉसिबिलिटी भी जांची जा सकती है कहाँ पे क्या है। चक्रवात जो आते हैं, ठीक, इसके द्वारा भी वहाँ से क्या किया जाता है, चक्रवात जो सैटेलाइट वगैरह होती है, मैपिंग के द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि हाँ यहाँ पे जो है चक्रवात आने की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इसकी भविष्यवाणी भी की जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रश्न है जो आपको बताना है। ठीक, ये आपके लिए प्रश्न है, कमेंट में आप लोग बताएंगे। पहला प्रश्न ये है कि पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग किन के मध्य गुजरता है। विकल्प है डार्विन, मेलबर्न, एडमंड, एंकरेज, वैंकूवर, सेंट जॉन, चेगडू और लहासा के बीच। ठीक, प्रश्न नंबर 1 हुआ, ये आपका इसी चैप्टर में दिया गया है। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए और रूस, ये भी आपका रेल मार्ग वाले में है। बृहद ट्रंक मार्ग, जो ग्रांड ट्रंक मार्ग कहा गया था, ठीक, तो ये आपका भूमध्य सागर, हिंद महासागर को होकर जाता है, उत्तरी अटलांटिक से जाता है, दक्षिणी अटलांटिक से या उत्तरी प्रशांत से। इसको हम बता दे रहे हैं, जो ग्रेट ट्रंक मार्ग जो है ये आपका जीटी रोड इंडिया वाला मत समझिएगा, जो सिरसा वाला है। ठीक, ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर को भी बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो बिग इंच पाइपलाइन से किसका परिवहन किया जाता है, दूध का, जल का, एलपीजी का, पेट्रोलियम का। ठीक, और इसी में आपका एक प्रश्न एक और ऐड कर लीजिएगा, आप लोग कमेंट में जो बताएंगे कि बिग इंच पाइपलाइन किस देश की पाइपलाइन है। ठीक, और विकल्प आपके पास है यूएसए है, कनाडा है, ठीक, मैक्सिको है और आपका यहाँ पे चाइना है। ठीक, ये देखिए आपका पीजीटी में भी प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं। अब देखिए जो कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो पूरा इसका फैक्ट हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे आप फैक्ट देख सकते हैं किस तरह से दिया गया है, और जो आपने पढ़ा मैक्सिमम तो उसी से मिल जाएगा, और सारी चीज़ें यहाँ पे एक सब जगह ये आपका कलेक्ट कर दी जाएंगी। इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। अभी देखिए ऊपर आपको क्या पूछा गया, स्टुअर्ट मार्ग। तो स्टुअर्ट मार्ग देखिए कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित डार्विन को एलिस स्प्रिंग तथा टेनेक क्रीक से होता हुआ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट अगस्ता को मिलाता है। ठीक, तो ये आपका जो पैन स्टुअर्ट मार्ग है उसकी बात, जो अभी एनसीईआरटी का जो प्रश्न है वो सब आपको दिखाया गया था। तो ये टोटल आपका यहाँ पे देखिए मैप भी दोबारा से आपका वो पूरा रिवीजन हो जाएगा, और भी यहाँ पे मैप ऐड किए गए हैं। ठीक, जैसे विश्व के जो समुद्री मार्ग हैं उसको भी आप यहाँ से देख पाएंगे, और सबका अलग अलग नाम भी यहाँ पे दिया गया है।
तो कल वाला जो वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, पूरा इसका समराइज उसमें कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और यदि आप देखिए जो आपका UPSC का बैच चल रहा है, TGT भी है, PGT चल रहा है और आपका फर्स्ट ग्रेड भी चल रहा है। ठीक, और यहीं पे आपका UGC नेट का भी बैच चल रहा है। तो यदि इस किसी बैच में आपको जुड़ना है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, डेमो वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देखिए, सेटिस्फाई होने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोज़, ये महत्वपूर्ण जो वीडियोज़ आएंगे वो आपको आसानी से मिल जाया करें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।